गुड मॉर्निंग माय डियर। इस वीडियो में मैं बात करूंगा क्लास 11th की फिजिक्स की। सबसे पहले जो भी बच्चा क्लास 11th में फिजिक्स लेकर के बैठा हो वो अपने दिमाग से ये डर निकाल दे कि फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट है। अरे माय डियर, कुछ भी नहीं होता डिफिकल्ट। आपको एक बात बताऊं, फिजिक्स सबसे आसान फिजिक्स है। फिजिक्स के अंदर आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को भी, मतलब केमिस्ट्री भी इसके अंदर आ गई। आप मेजरमेंट भी पढ़ेंगे, मैथ्स भी इसके अंदर आ गया। और इसके अंदर आप इंटरेक्शन भी पढ़ेंगे, जैसे कि बायोलॉजी में मेल फीमेल की इंटरेक्शन थी, यहाँ चार्जेस की इंटरेक्शन है, तो यहाँ बायो भी आ गई। तो मतलब फिजिक्स इंटरेस्टिंग है दूसरे सब्जेक्ट से। और बाकी मैं कर दूंगा, टेंशन फ्री रहो। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल वर्ल्ड की, जो पहला चैप्टर है आपका क्लास 11th का। मैं गारंटी लेता हूँ सिर्फ आपकी ये वीडियो बनाऊंगा मुश्किल से मुश्किल 20 से 22-25 मिनट की, और 25 मिनट में जो पढ़ाऊंगा वो 100% आपकी समझ आएगा। विशाल सर की गारंटी है। देखो भाई, फिजिकल वर्ल्ड, इस फिजिकल वर्ल्ड में सबसे पहले आपको पता क्या पढ़ना है? सबसे पहले पढ़ना है इसमें फंडामेंटल फोर्स। अब माय डियर, फंडामेंटल फोर्स होते क्या है? हमने बुक्स पढ़ी और बुक्स में हमने फंडामेंटल ये तो पढ़ा लिया कि देयर आर 4 टाइप ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस, लेकिन वहां डेफिनेशन नहीं है कि फंडामेंटल फोर्स है क्या। यार, फोर्स को दो ही तरीके से पढ़ा जा सकता है। एक फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, एक फोर्स नहीं करता है। इजी लैंग्वेज में समझो, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था जो बंदा फिजिक्स को आसान लैंग्वेज में समझा देगा, फिजिक्स का कीड़ा वही है। मेरी बात समझो जरा ध्यान से। फिजिक्स क्या कहती है? आसान लैंग्वेज में समझो, अपनी बात को समझाओ आसान लैंग्वेज में। तो आपके पास पहला ही टॉपिक है फंडामेंटल फोर्स। तो फंडामेंटल फोर्स होता क्या है? फंडामेंटल फोर्स वो होगा जो फोर्स नेट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं करेगा, उस फोर्स को आप फंडामेंटल फोर्स कहेंगे। और जो प्रोड्यूस करेगा वो नॉन फंडामेंटल फोर्स होगा। नॉन फंडामेंटल कैसे होते हैं? लीनियर फोर्स, भाई धक्का लगाया और बॉडी खिसक गई। फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन ने क्या किया? रिटार्डेशन पैदा करी, रिटार्डेशन भी एक एक्सेलरेशन है, तो वो भी एक नॉन फंडामेंटल है। लेकिन फंडामेंटल फोर्स कैसे होते हैं? फंडामेंटल फोर्स ऐसे होते हैं माय डियर, ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बॉडी वही की वही है, मैं वही हूं, मेरे सामने वाला वही है, मैं उसकी तरफ खिंच के नहीं गया, लेकिन दोनों के बीच एक अट्रैक्शन है, तो ये एक फंडामेंटल फोर्स है। चार्जेस के बीच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगता है, तो वो भी एक फंडामेंटल फोर्स है। न्यूक्लियस के अंदर वीक न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगता है, वे दोनों भी फंडामेंटल फोर्स हैं। तो कोई भी ऐसा फोर्स आपको दिखाई दे जहां रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन की बात ना हो, तो वो फोर्स आपके लिए एक फंडामेंटल फोर्स होगा। सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखिएगा, व्हाट आर फंडामेंटल फोर्सेस। फंडामेंटल फोर्सेस आर दोज फोर्सेस डू नॉट प्रोड्यूस एनी एक्सेलरेशन और रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। तो माय डियर, नोट्स में आप डेफिनेशन लिख लीजिएगा, दीज आर दोज फोर्सेस डू नॉट प्रोड्यूस नेट एक्सेलरेशन और रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। जो नेट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं करते, उन फोर्सेस को आप फंडामेंटल फोर्सेस बोलते हैं। फंडामेंटल फोर्सेस हमारे पास मेनली 4 टाइप्स के हैं। ग्रेविटेशन फोर्स, जो मासेस के बीच लगता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो चार्जेस के बीच लगता है, क्लास 10th में आप कूलम्ब्स लॉ में पढ़ करके आए हैं। वीक न्यूक्लियर फोर्स, अभी आप इसके बारे में नहीं जानते, वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में विशाल सर आपको बताएंगे। वीक न्यूक्लियर फोर्स भी ग्रेविटेशन फोर्स से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये तो यूनिवर्स के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। मतलब ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि इस आप कभी भी प्रोटॉन को अलग नहीं कर सकते न्यूक्लियस के अंदर, आप न्यूक्लियस को तोड़ नहीं सकते, ये इतना स्ट्रॉन्ग है। तो 4 फंडामेंटल फोर्सेस आपके पास है। बात करते हैं माय डियर ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। माय डियर, बात अब होगी स्टार्ट ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। जिस ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सबसे पहले तो हमारे आर्यभट्ट ने बताया था। आर्यभट्ट के लगभग 1200 साल बाद न्यूटन ने, उन अंग्रेजों ने थोड़ी सी थ्योरी दी और अपने नाम सारी थ्योरी कर ली। चलो खैर, दुर्भाग्य हमारा जो हम काम तो पढ़ते हैं आर्यभट्ट का और नाम पढ़ते हैं न्यूटन का। ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्टेटमेंट, इट इज अट्रैक्टिंग फोर्स
अट्रैक्टिंग मतलब एक दूसरे की तरफ खिसकते हैं। अट्रैक्टिंग फोर्स बिटवीन मासेस मतलब मेरे और आपके बीच जो फोर्स लगेगा अट्रैक्शन का, प्यार नफरत के अलावा ग्रेविटेशन फोर्स होगा। कौन सा फोर्स होगा? ग्रेविटेशन फोर्स। अगर सूरज और धरती के बीच कोई फोर्स लगता है तो ग्रेविटेशन फोर्स लगता है, लेकिन घुमाता सूरज धरती को चारों तरफ है सेंट्रीपिटल फोर्स से, और अट्रैक्ट करता है ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। मतलब ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो मासेस के बीच लगने वाला एक फोर्स है, और न्यूटन ने उसी फोर्स को मद्देनजर रख के एक लॉ दिया जिसका नाम दिया न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ, जो क्लास 9th में आपने पढ़ा है। न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ सभी मासेस के एप्लीकेबल नहीं था, वो सिर्फ ऐसे मासेस के लिए एप्लीकेबल था जिनका साइज बहुत डिमिनिश्ड होगा, जिन्हें आप पॉइंट मासेस बोलेंगे, और उनके बीच की सेपरेशन ज़्यादा होगी। मान लीजिए आप एक मास यहाँ है और एक मास यहाँ, दोनों का साइज नेगलाइजिबल है, मास चाहे कितना भी ज़्यादा क्यों ना हो, दोनों के बीच की सेपरेशन आपने मान ली r है। एक मास m1 और एक m2 दोनों पॉइंट मासेस। तो न्यूटन ने क्या बात कही? देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F बिटवीन टू मासेस, टू पॉइंट मासेस, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। न्यूटन ने क्या बात कही कि मासेस का प्रोडक्ट जितना ज्यादा होगा उतना ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा, लेकिन अगर दोनों के बीच की दूरियां बढ़ेगी तो चाहते कम होगी, मतलब अट्रैक्शन कम होगा। कॉम्बिनेशन फॉर्म में आपने इस फॉर्मूले को इस तरीके से लिखा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। अगर r बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, अगर m1 या m2 बढ़ेगा या दोनों बढ़ेंगे तो फोर्स बढ़ेगा। मान लीजिए एक मास बढ़ता है और जितना मास बढ़ता है एक उतनी रेडियस बढ़ती है, तो फोर्स घटेगा या बढ़ेगा? आप कहेंगे घटेगा, क्योंकि रेडियस की पावर 2 है और मास की पावर 1। लेकिन अगर दोनों मास बराबर हैं और एक मास बढ़ता है तब कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए जरा ध्यान से, फिर मतलब बहुत तेजी से फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क तो पड़ेगा। अब देखिएगा, जब आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो जिस तरफ इंडिपेंडेंट फैक्टर होते हैं तो उस तरफ आप एक कांस्टेंट लगा देते हैं, जिस कांस्टेंट की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट की जाती है। तो यहाँ जो कांस्टेंट आया क्लास 9th में हमने पढ़ा था वो कैपिटल G है, जिसे आप ग्रेविटेशन यूनिवर्सल कांस्टेंट बोलते हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। हर स्टार, हर गैलेक्सी, हर यूनिवर्स के अंदर, यूनिवर्स भी बहुत सारे हैं, पैरेलल यूनिवर्स एक थ्योरी बताऊंगा आपको मैं, टाइम ट्रैवल, अल्बर्ट आइंस्टाइन की 1903 से 1927 तक की, उसमें बताऊंगा यूनिवर्स भी बहुत होते हैं। तो आप उस ग्रेविटेशन कांस्टेंट को यहाँ लगाएंगे कैपिटल G ग्रेविटेशन या यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। यूनिवर्सल मतलब पूरे यूनिवर्स में एक समान ग्रेविटेशन कांस्टेंट। इसकी फिक्स वैल्यू होती है जी 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यार क्लास 9th से और क्लास 10th में एक बात समझ नहीं आई बच्चों की कि यार ऐसा यूनिट टीचर याद कैसे रखता है इतनी। ऐसा यूनिट तो मुझे भी याद नहीं, जिसे पढ़ाते 8-9 साल हो गए। तो ऐसा यूनिट निकालने का तरीका सीखो। मान लीजिए आपको कैपिटल G की ऐसा यूनिट निकालनी है, तो कैपिटल G को आप अलग लिख लो और R की मल्टीप्लाई F से कर दो, M1 M2 को नीचे भेज दो भाई। अब देख लो, F फोर्स है जिसकी ऐसा यूनिट न्यूटन होती है, तो यहाँ लिखा मैंने N। रेडियस की मीटर होती है, लेकिन यहाँ रेडियस का स्क्वायर है तो मीटर का स्क्वायर लिख दिया भाई। नीचे मास के नाम का केजी होगा तो दूसरे मास का भी केजी होगा, तो नीचे 2 केजी इकट्ठे हो गए, मतलब केजी की पावर 2 हो गई। तो इसे लिख दिया आपने न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। देख भाई, अगर इस तरीके से पढ़ोगे तो आज के बाद जिंदगी में कभी भी फिजिक्स टफ नहीं लगने की। अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे कि किताब पटर पटर इंग्लिश में कर दी, फिर कुछ समझ नहीं आना, क्योंकि हम इंडियंस हैं, बल्कि हिंदुस्तानी इंडियंस भी नहीं हैं, हम हिंदुस्तानी हैं।
ठीक है जी। अब बात करते हैं सबसे पहले ये फेल कहाँ है और फॉलो कब है। माय डियर, अगर पॉइंट मासेस नहीं है मतलब साइज बड़ा है मास का, तब ये फेल हो जाता है। अंग्रेज है, कब तक सही करेंगे, कुछ तो फेल करेंगे ही। हमारे यहाँ सीवी रमन हिंदुस्तान के, आज तक उनका लो कोई फेल नहीं कर पाया। समझो ध्यान से खैर, कम टू द पॉइंट माय डियर। अगर मासेस बड़े हैं, पॉइंट मासेस नहीं है, तो इसकी रेडियस ए होगी और इसकी रेडियस बी मान ली मैंने। दोनों की सेपरेशन आर हुई थी, तो दोनों के सेंटर से सेंटर तक का डिस्टेंस कितना बच गया भाई, इतना बच गया। तो अब फॉर्मूला आप वो यूज करोगे जो अब बनेगा। इसका मास अगर m1 है, इसका m2 है, तो अब फॉर्मूला ये बनेगा m1 इंटू m2 अपॉन r माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर। और ये तो न्यूटन का लॉ था ही नहीं, तो न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट मासेस। ये आप नोट करके लिख लीजिए। ये ड्रॉबैक है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। कई बार हमें तो ये बता दिया जाता है न्यूटन के फेलियर ही नहीं थे। अरे ग्रेविटेशन लॉ का तो मैंने आपको ये बता दिया। जिस दिन मैं आपको मैकेनिक्स पढ़ाऊंगा, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन फेल करूंगा 101%। अगर ना किया तो पढ़ाना छोड़ दूंगा। सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन फेल करके दिखाऊंगा मोशन का, और थर्ड लॉ भी। ये फेल तो बहुत पहले हो चुके थे। दुर्भाग्य हमारा है कि हमारे टीचर्स ने हमें बताया नहीं आज तक। लेकिन भाई मैं तो क्लास 9th और क्लास 11th चाहे बैच में पढ़ाऊँ अपने, चाहे स्कूल में, मैंने तो अपने स्टूडेंट्स को बताया। आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते इस बात को कि सर ने बताया था हमें कभी कि रिलेटिविटी में न्यूटन्स के लॉ फेल हो जाएंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप भूल गए होंगे। सेकंड है जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सही मायने में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दो तरह का है। एक मैग्नेटिज्म जिसका फॉर्मूला F इज इक्वल्स टू QVB sin थीटा होता है, वो मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे आप इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला भी पढ़ेंगे हम, उसे ही कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। इट एक्ट बिटवीन चार्जेस और चार्ज पार्टिकल्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दो चार्जेस के बीच लगता है। अब चार्जेस के बीच तो अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों होता है, तो ये अट्रैक्टिंग भी हो सकता है फोर्स और रिपल्सिंग भी। अगर सिमिलर पार्टिकल्स होंगे, सिमिलर चार्ज होंगे, प्रोटॉन प्रोटॉन, दे विल रिपेल। अगर अपोजिट होंगे दे विल अट्रैक्ट। सबसे पहले मिस्टर कूलम्ब ने इसके बारे में बात की। कूलम्ब ने क्या कहा, अगर दो सिमिलर चार्ज पार्टिकल होंगे तो दे विल रिपेल ईच अदर, अगर अपोजिट होंगे दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो उन्होंने कहा देयर इज एन इंटरेक्टिंग फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। इंटरेक्टिंग मतलब जो इंटरनल एक्शन पे डिपेंड करेगा। अपोजिट होंगे तो अट्रैक्शन होगा, इंटरेक्टिंग का मतलब, अगर सिमिलर होंगे तो उस इंटरेक्टिंग का मतलब रिपल्सन होगा। तो उन्होंने क्या कहा सबसे पहले कि अगर दो पॉइंट चार्जेस होंगे, रिमेंबर दैट यहां भी पॉइंट चार्ज की बात होगी। अगर दो पॉइंट चार्जेस होंगे, छोटे छोटे चार्जेस, या चार्जेस भले ही बड़े हों लेकिन उनकी रेडियस, उनका साइज एज कंपेयर टू द सेपरेशन नेग्लाइजिबल हो, तो ऐसे चार्जेस को आप पॉइंट चार्जेस कहते हैं, ऐसे मासेस को आप पॉइंट मासेस कहते हैं। अब दोनों के बीच की सेपरेशन लिया आपने आर। उन्होंने क्या कहा, देयर इज अ फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। जैसे वहां मासेस थे ऐसे यहाँ चार्जेस हैं। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब सेपरेशन बढ़ी तो इंट्रैक्शन कम हुई, दूरियां बढ़ गई तो चाहते कम हुई। कॉम्बिनेशन फॉर्म में आप इसे इस तरीके से लिखेंगे और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा करके यहां एक कांस्टेंट आएगा। क्लास 12th में मैं आपको बताऊंगा यहाँ के जो कांस्टेंट है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की तरह नहीं है। के की वैल्यू हर मीडियम के अंदर अलग होती है और वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होती है। फॉर वैक्यूम के की वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होती है। ऐसा यूनिट निकालने आ गई आपको। के को आप अलग लिखेंगे, एफ के साथ आर स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों चार्जेस को नीचे डिनोमिनेटर में भेज देंगे।
जैसे कि मैंने अभी आपको ग्रेविटेशन फोर्स में निकालना सिखाया है पीछे ही इसी वीडियो में। अच्छा, अब देखिए आप, किसी भी मीडियम के लिए इसकी फिक्स वैल्यू नहीं है। हाँ, एक दो के लिए मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा, क्लास 12th में ही पढ़ेंगे इसके बारे में। अब बात करते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स की। थर्ड फंडामेंटल फोर्स है जी वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स ऐसे एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच लगता है जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। कई बार वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के लिए न्यूक्लियस के बाहर भी हो सकते हैं, लेकिन उनका लाइफ टाइम बहुत छोटा होता है। मतलब उनके लिए 1 सेकंड भी ऐसा होता है जैसे खरबों ईयर्स। मतलब उनकी ज़िंदगी लगभग 1 सेकंड का 1 करोड़वा हिस्सा होती है, 10 करोड़वा हिस्सा होती है, 10⁻⁻8 सेकंड तक होती है। तो ऐसे एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स लगता है उसे आप वीक न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। वीक न्यूक्लियर फोर्स किन किन पार्टिकल्स के बीच लगता है वो मैं आपको कुछ पार्टिकल्स बताऊंगा। मैसोन्स ऐसे एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। आपको जान के बहुत हैरानी हुई होगी कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अलावा भी कुछ है। आप समझिए, न्यूक्लियस के अंदर 32 टाइप्स के पार्टिकल्स हैं। दुर्भाग्य हमारा है कि हम कहना इंडियन कुरिकुलम को पढ़ते हैं, यहाँ सब मार्क्स के पीछे है बात, नॉलेज कुछ नहीं। दूसरे पार्टिकल्स होते हैं क्वार्क सबसे छोटा एलिमेंट्री पार्टिकल है, भले ही वो अनस्टेबल हो, लेकिन उसी के कारण इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बनते हैं। मैंने एक वीडियो में आपको बताया हुआ है। लैम्डा पार्टिकल्स ये भी न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। इन सभी के बीच जो पार्टिकल के फोर्स लगता है उसका नाम वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है। चलिए इसके बाद बात करते हैं अभी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स यूनिवर्स के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स माना गया है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में आप कहेंगे इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर एंड इन यूनिवर्स। आज तक इससे स्ट्रॉन्ग फोर्स की डिस्कवरी फिजिक्स या साइंस नहीं कर सकी। ये इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी स्ट्रॉन्ग है और ग्रेविटेशन फोर्स से तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अभी बताऊंगा कितना स्ट्रॉन्ग है। समझिए पहले एक बात, ये न्यूक्लियस के अंदर, अगर ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियॉन्स के बीच लगता है। न्यूक्लियस के अंदर वैसे तो 32 टाइप्स के एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, लेकिन न्यूक्लियॉन्स आप उन्हें ही बोलते हैं जिनका मास लगभग इसके बराबर होता है। और इस डिजिट के बराबर किनका मास होता है? सिर्फ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का। तो सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही आप न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। तो न्यूक्लियॉन्स के बीच जो फोर्स लगता है वो फोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, लेकिन वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी लगता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स उससे ज़्यादा पावरफुल होता है 100 टाइम्स। तो एक चीज़ और समझिएगा, ये ना तो चार्ज पे डिपेंड करता कि प्रोटॉन है रेपेल करेगा। अरे वो रेपेल करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से, लेकिन अट्रैक्ट भी करेगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से। मतलब उसमें पॉजिटिव को भी अट्रैक्ट कर सकता है, उसमें पॉजिटिव न्यूट्रल को भी अट्रैक्ट कर सकता है, क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन को भी अट्रैक्ट करता है। प्रोटॉन को भी अट्रैक्ट करता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से न्यूक्लियस के अंदर। प्रोटॉन न्यूट्रॉन को भी अट्रैक्ट करता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को भी अट्रैक्ट करता है। मतलब ये ऐसा फोर्स है, ना तो मास पे डिपेंड करता है, ना ही चार्ज पे डिपेंड करता है, और ना ही दोनों के बीच की सेपरेशन पर डिपेंड करता है। ये यूनिवर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। अब मैंने आपको 4 फंडामेंटल जो फोर्सेस बताए हैं, अभी सिर्फ 1 मिनट और बस उसमें मैं आपको बताता हूँ उनकी रेंज कितनी है, कहाँ तक वो लगते हैं, और कंपेयर में वो किससे कितना ज़्यादा कैसे स्ट्रॉन्ग है। ये टेबल है आपके डिस्प्ले पे, से बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ 4 फोर्सेस हैं, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक न्यूक्लियर एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अगर मैं रेंज की बात करूं पहले, तो ग्रेविटेशन फोर्स इन्फिनिटी तक लगता है। धरती के और सूरज के बीच ग्रेविटेशन फोर्स है, तो मतलब 15 करोड़ किलोमीटर तक है, और कितना दूर तक चाहिए आपको? तो आप क्या कहेंगे, इन्फिनिटी तक ग्रेविटेशन फोर्स लगता है।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी इन्फिनिटी तक लगता है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ चार्ज पार्टिकल। बहुत ज़्यादा डिस्टेंस को आप इनफाइनाइट मानेंगे। मान लीजिए एक चार्ज पार्टिकल इतना छोटा सा है और दूसरा चार्ज पार्टिकल भी इतना छोटा सा है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस इनफाइनाइट कंसीडर किया जाता है, तो इसकी रेंज भी इन्फिनिटी तक होती है। वीक न्यूक्लियर फोर्स की 10⁻⁻15 मीटर, कई बुक्स में लिखा हुआ है 10⁻⁻14 मीटर तक भी। हम आइडल न्यूक्लियस की बात करते हैं, उसके लिए 10⁻⁻15 मीटर का ही डिस्टेंस कैलकुलेट होगा। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी 10⁻⁻15 मीटर तक की ही दूरी पर लग सकते हैं। 10⁻⁻15 मीटर न्यूक्लियस की रेडियस होती है, मतलब ये न्यूक्लियस के अंदर अंदर ही लगते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रेंथ की। मैं सभी की स्ट्रेंथ आपको बताऊंगा, लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स के रेस्पेक्ट में। अगर ग्रेविटेशन फोर्स की स्ट्रेंथ आप 1 मानते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उससे अप्रोक्स में होते हैं हमेशा वैल्यू, अप्रोक्स में हमेशा वैल्यू आएंगे निकल के आपके पास 10⁻36 टाइम्स ज़्यादा होगा। और वीक न्यूक्लियर फोर्स 10⁻27 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू द ग्रेविटेशन फोर्स। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर 10⁻38 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू द ग्रेविटेशन फोर्स। तो इस पे रिलेटेड मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको न्यूमेरिकल्स भी सेंड कर दूंगा। अगर मैं आप कहते हैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको इस पूरी की पूरी यूनिट की लगभग 4 वीडियोस में मैं आपको डायमेंशनल एनालिसिस, एरर एनालिसिस, 4 से 5 वीडियोस में मैं आपको 20-20, 25-25 मिनट की मैं आपको पूरी यूनिट क्लियर कर दूंगा। आप यूट्यूब पे लिखिएगा फिजिक्स गुरु विशाल सर, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल। हो सके तो क्लास 11th की टेंशन में ले लूँगा आपकी। आप मेरी पूरी सीरीज़ देखिएगा क्लास 11th की, आपको कोई टेंशन नहीं होगी, फिजिक्स बहुत स्मूथली चलेगी। दैट्स ऑल फॉर द डे माय डियर।